Hello everyone, chapter number 3 of economics. Here we talk about poverty as a challenge कि किस तरह से गवर्नमेंट के सामने पॉवर्टी यानी गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हुई है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं वल्नरेबल ग्रुप्स यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जो पॉवर्टी लाइन मैंने आपको बताई थी, एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन, वो क्या होती है? इनकम लेवल एंड कंजम्पशन, यानी कि किसी भी पर्सन का इनकम लेवल क्या है और कंजम्पशन लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ वल्नरेबल ग्रुप में हम बात करते हैं कि ये टू टाइप्स है, एक तो है सोशल ग्रुप, एक है इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप यानी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट कास्ट, तो इसमें जो SC एंड ST हैं वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है। अगर हम सोसाइटी वाइज देखते हैं तो हमारी सोसाइटी इन कुछ ग्रुप्स को अपने से एक्सक्लूड करके रखती हैं। वहीं पे अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रुप में, तो जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर है और अर्बन कैजुअल लेबरर, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे अर्बन एरियाज़ में आ गए थे सेटल होने के लिए, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिल पाने के कारण वो क्या करने लगे, एज ए सेटलर स्लम्स वगैरह बना के, कच्ची बस्ती बना के वहीं रहने लगे और रिक्शा पुलर्स बन गए। रिक्शा पुलर, हॉकर, मतलब छोटे मोटे काम करने लग गए। तो जो अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं वो, और प्लस जो रूरल एरिया में जो फार्म लेबरर्स हैं, यानी जिनके पास लैंड नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम मानते हैं वल्नरेबल में, तो मोस्ट वल्नरेबल में चिल्ड्रन यानी बच्चे, और साथ ही साथ जो वुमेन है वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि इलिटरेसी की वजह से और लार्ज फैमिली होने की वजह से दोनों की कंडीशन ही बहुत ख़राब होती है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ की। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, जैसे कि अब आपने देखा कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन सारी स्टेट्स इक्वल नहीं हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखते हैं तो बिहार और उड़ीसा क्या है, दो स्टेट हैं जो कि पुअरेस्ट है, बिहार और उड़ीसा। क्योंकि बिहार में हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज रिवर्स है, नर्दर्न प्लेन्स है ना, लार्ज रिवर है, वहाँ पे हमेशा वो फ्लड प्रोन एरिया है। हमेशा अधिकतर वहाँ पे रेनी टाइम में, बारिश में, वहाँ बाढ़ आती रहती है। वहीं पे जो उड़ीसा है वो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे भी साइक्लोन्स की वजह से हमेशा सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट निल है। तो ये दो स्टेट क्या है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन कुछ स्टेट्स में अर्बन के साथ साथ रूरल में भी गरीबी है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, यानी जहाँ पे जिन स्टेट में गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है और लिटरेसी रेट बढ़ रही है, वो स्टेट्स कौन सी हैं? केरला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इन कुछ स्टेट में लिटरेसी की वजह से और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से गरीबी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पंजाब एंड हरियाणा, इसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जिन स्टेट्स में, नदर्न प्लेन के स्टेट्स में स्टार्ट हुआ था, वो पंजाब और हरियाणा ही थे। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी किसकी वजह से आई? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये प्रॉस्परस हो गए। तो इंटर स्टेट अगर हम देखते हैं तो अभी भी इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जो धीरे धीरे वहाँ की गरीबी यानी पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई है और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो गई है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, देयर हैज़ बीन structural reduction of a global poverty but with
रीजनल डिफरेंसेस, अगर हम देखते हैं जो पिछले 1947 के बाद अगर हम इंडिया में देखते हैं तो अगर इंडिया और अगर उससे कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ से, तो बहुत सारे ऐसे पुअर कंट्रीज़ हैं जो भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं। जो रेशो अगर आप देखते हैं, बार ग्राफ जो आपकी बुक में दिया है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इंडिया, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट ग्रोथ नहीं कर रही हैं, अदर कंट्रीज़ भी ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा चाइना की है। और चाइना की ग्रोथ रेट का मेन रीज़न क्या है, वो HRD में यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने यानी इंडस्ट्रियल सेटअप करने में, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्योंकि अगर लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसको यूज़ करते हैं तो अपने आप ही ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती है। पॉवर्टी हैज़ risen in sub-Southern Africa also. Poverty has refaced in former socialist countries like Russia also. क्यों ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि रशिया का भी बाद में क्या हो गया था, डिवीज़न हो गया था। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो मेनली इंडिया में कारण क्या है जिसकी वजह से भारत अभी तक भी इतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यानी 1947 से पहले यानी 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी यानी 17, 18 एंड हाफ 19th सेंचुरी तक क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। तो वो क्या करते थे, स्वाइप ऑफ मनी, वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि किस तरह से ज़्यादा वेल्थ को इंडिया से बाहर ले जाया जा सके। तो वो अपने जितने भी खर्चे होते थे वो सब इंडियन इकोनॉमी से ही लिया करते थे। और उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया था, जो डेवलपमेंट का रेट था उसको इंक्रीज़ करना बंद कर दिया था। यानी जो इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। और यही वो वजह थी कि यहाँ के यानी कि जो इंडिया के सिटीजन्स थे, भारत के लोग थे, आम लोगों का धीरे धीरे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे चला गया। और लो लेवल डेवलपमेंट के कारण ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो गए। उनकी जो लैंड थी यानी उनके पास जो ज़मीनें थी, वो ज़मीनें भी उन्होंने अपने डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अपने कंट्रोल में ले ली थी। तो इस तरह से लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और इसमें से एक जो था वो क्या था, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे अपने यहाँ की जो वीविंग थी, क्लोथिंग थी, आयरन स्मिथ्स थे यानी लुहार थे, सुनार थे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हैंडमेड चीज़ों को बनाया करते थे। और उनके जो रॉ मटेरियल थे वो उनको नहीं मिल पाने के कारण और उनकी हाई रेट्स होने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपने काम को बंद करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से लेके और ब्रिटेन में भेज दिया करते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था, जबकि अभी भी अपने यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स था, यानी कि सब चीज़ें ज़्यादातर हाथ से बनाई जाती थी। डिमांड हालांकि बहुत थी, लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाने की वजह से वो हैंडीक्राफ्ट्स बंद होना शुरू हो गए। तो ये जो गरीबी थी तब से ही बनी हुई है। अनइक्वल एंड इरेगुलर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब 1956 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी उन्हीं जगहों पर या उन्हीं स्टेट्स में शुरू किया गया जहाँ पे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी। वहीं के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, यानी वहाँ पे प्रयास किए। बाकी जो स्टेट्स थी वहाँ पे अभी भी जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी। तो इन कुछ कारणों की वजह से भी
कुछ स्टेट्स तो प्रॉस्परस हो गई और बाकी स्टेट्स जैसी थी वैसी ही रह गई। ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़, ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए वो सभी स्टेट्स में नहीं किए। जैसे कहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, कहीं पे इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा, कहीं पे लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सभी चीज़ें एक साथ सभी स्टेट्स में नहीं हो पाई। जैसे लैंड रिफॉर्म, जिसके पास रिसोर्स, जिन स्टेट्स के पास रिसोर्स नहीं थे, जिनके पास लैंड रिसोर्स नहीं थे, तो अभी भी वहाँ के जो रूरल पर्सन थे वो क्या थे, रिमेन अनएम्प्लॉयड, यानी अभी भी वो गरीबी में ही जीवन जी रहे थे। जबकि हो क्या रहा था, जो कमांड थी वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी थी। एक बड़ा टास्क था कि वो इस गरीबी को कैसे दूर करे, यानी कि उनके सामने ये एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी, बनी हुई थी, और वो इनको दूर करना चाहते थे। लेकिन अभी भी ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से इसको दूर किया जाए। तो जो एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करवा रहे थे वो एम्प्लॉयमेंट सबके लिए सफिशिएंट नहीं था, जबकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती ही जा रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरियाज़ में मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उनको वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाने के, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, ऑफिसेस बने, लेकिन सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाने की वजह से कोई अलग अलग तरह के काम, छोटे काम वो करने लगे, और फैमिली उनकी इंक्रीज़ हो गई, तो उनका इनकम लेवल लो हो गया और कंजम्पशन लेवल बढ़ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉवर्टी का रीज़न हुआ। फिर नेक्स्ट है बोरोइंग बाय द पुअर लीडिंग देम टू इंडेप्टनेस। हमेशा क्या होता है कि अपने यहाँ पे जो कल्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ भी अगर रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, मैरिज होती है, या जो अपना फार्मिंग स्ट्रक्चर है वो भी प्रिमिटिव टाइप का होने की वजह से, जैसे ही रेनी टाइम आता है फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने ही वहाँ के जो बोरोर, वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो मनी लैंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, उनसे क्या करते हैं, मनी बोरो कर लेते हैं, यानी उधार ले लेते हैं। उनको रिक्वायरमेंट होता है, वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देते हैं, लेकिन अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो वो वापस उसे रीपे नहीं कर पाते। और वो बोरो किसके लिए करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स के लिए, हाई क्वालिटी सीड्स के लिए, मैन्योर्स के लिए, टूल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो बोरो करते हैं। लेकिन वो उसे रीपे नहीं कर पाने के कारण ये जो बोरोइंग साइकिल है ये क्या है, डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है, और वो इनडेप्टनेस यानी कि वो उधारी में डूबे जाते हैं, यानी उधार उनके ऊपर जो होता है वो मल्टीपल होता जाता है, तो उसकी गरीबी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, जैसे मैरिज है, उसमें उनके बहुत सारा लेना और देना होता है। उसके अलावा किसी की डेथ हो जाती है तो उनको करना होता है, यानी हमारी जो सोसाइटी का सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा उधारी में ही डूबे रहते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो हमने पढ़े, जो भारत में गरीबी को बनाए रखने में अभी भी सक्षम है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं, या गवर्नमेंट उसके लिए पूरे रिमूवल के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वो ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले तो उन्होंने किसको प्रमोट किया है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स स्टार्ट की है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डेवलप किए हैं, और लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट की है। उसकी वजह से ये माना जाता है कि हो सकता है आने वाले दशकों में गरीबी रेखा को बहुत कम किया जा सके या दूर किया जा सके, लेकिन हमेशा जो गरीबी है वो मुँह बाएं खड़ी ही रहती है। ये जैसे 1980 से 1990 में जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5 से इंक्रीज़ होके 6, और 6 से इंक्रीज़ होके 7 तक भी पहुंच गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पीपल हैं, यानी लोग हैं,
उनको उनके बच्चों को यानी कि फ्री एजुकेशन, जो अभी आप लोगों ने सुना है, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, मिड डे मील प्रोवाइड करना, फ्री क्लोथिंग है, बुक्स है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, पढ़ा सकें और उन्हें उनके लायक एम्प्लॉयमेंट गेन करने में सक्षम बना सके, एबल बना सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन वो लोग अभी भी वहाँ तक यानी उस फैसिलिटीज़ को लेने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। Better economic returns from investing in education. Poor may not be able to take direct advantage from the opportunity जो कि गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की है। जब तक वो लोग अपने स्तर पर इन अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर प्लेस के लिए या उन जगहों को की गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किया है। सबसे पहले है मनरेगा। मनरेगा जो आपने अच्छे से नाम सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन एम था वो क्या था, 100 एम टू प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पर्सन। नेक्स्ट है इसमें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMGY, ये 2000 में स्टार्ट की गई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये 1993 में स्टार्ट की गई। और इसमें इसका एम क्या था, प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स, यानी जो रूरल एरिया और टाउन्स में जो एम्प्लॉयड यूथ है यानी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको किस तरह से रोज़गार में लगाया जाए उसके लिए वो प्रयास करती हैं। फिर है SGSY 1999 प्रोग्राम एम टू ब्रिंगिंग द असिस्ट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help groups through a mix ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पढ़े लिखे होते हैं और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। SHG ग्रुप से क्या होता है कि वो अपनी टीम वर्क करते हैं, खुद अपने पास जो मनी होता है उसे सेव करते हैं और गवर्नमेंट उनके काम में सब्सिडी भी देती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसमें उन्होंने क्या प्रयास किया कि प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब के लिए उन्होंने इसमें एफिशिएंट इनिशिएट लिया ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में को इन्होंने क्या एम बनाया, इसमें इन्होंने ये टारगेट रखा कि देश में रहने वाले हर एक नागरिक को खाना मिलना चाहिए। इस स्कीम में उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं उनको फ्री और मिनिमम लेवल 1 और 2 रुपीज़ पे राइस एंड वीट, और इसके अलावा जो APL हैं अबव पॉवर्टी लाइन उनको भी जो MSP है जो गवर्नमेंट सेट करती है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन वीट एंड राइस का और जो नेसेसरी थिंग्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई ताकि हर एक लोगों को खाने के लिए मिल सके और कोई भी भूखा न सोए। इन प्रोग्राम से क्या हुआ कि लोगों को फ़ायदा तो मिला लेकिन उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया जिन्हें कि मिलना चाहिए। मेजर एम्फेसिस इन रीसेंट ईयर इन ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी जो खामियां हैं
वो क्या है कि जिनको रिक्वायर्ड होता है उनको नहीं मिल पाता है और दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि इन स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इसकी पूरी तरह से देखना और क्या वास्तविक लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने अभी भी बने हुए हैं, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन। सबसे पहले तो जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसको कम करना। उसके अलावा प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी कि जो अंडर नरिश्ड और मॉल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हर एक जगह पे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए नेसेसरी एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, यानी जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वलिटी है, उसको भी इक्वल करना ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, यानी कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करना ताकि लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा डिग्निटी फॉर द पुअर, यानी गरीब लोगों के सम्मान की भी, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की भी पूरी कोशिश करना, क्योंकि जैसा आपने पहले पढ़ा था कि अभी भी उनका मान सम्मान बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो मिडिल लेवल है उससे लोअर लेवल के लोग कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं और नहीं काम ले पाते हैं, क्योंकि वो लोग यानी मिडिल क्लास क्या करती हैं, सोसाइटी के जो हायर या रिच लोग हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा चैलेंजेस जो अभी भी गवर्नमेंट के सामने बने हुए हैं। गवर्नमेंट हर बार कोशिश कर रही है, इनिशिएट ले रही है, कुछ न्यू प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रही है ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।